हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, युयुत्सा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्बैट बोलते हैं, कम्बैट बोलते हैं। और ये होता क्या है? तो यह एक मूल प्रवृत्ति होती है। जो युयुत्सा है ये क्या है? यह एक मूल प्रवृत्ति होती है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और आप लोगों को पता है 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मैकडूगल से। किससे संबंधित है? तो मैकडूगल से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, मैकडूगल से संबंधित है। जो युयुत्सा है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रोध से। आपसे आवेग पूछा जा सकता है, किससे संबंधित है? तो क्रोध से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। युयुत्सा को और किस नाम से जानते हैं? यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। युद्ध प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं, युद्ध प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है कौन से? कौन से तत्व है जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका शारीरिक तत्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक विकास की बात की गई है। तो आपका सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। आर्थिक तत्व यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर वंशानुगत तत्व भी नहीं होगा। आपका परिवेश जो होता है ये आपके सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से डैश क्या है, ये बताना है। तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम है। यहाँ पर ये कहा गया है अनियमित विकास का नियम शारीरिक विकास का नियम नहीं होगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है, जो शारीरिक विकास है मानसिक नियम से भिन्न है, ये भी गलत है। कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम है, ये भी यहाँ पर गलत है। जो शैशव अवस्था होती है, शैशवावस्था जो होती है, इसको एक महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्यों? क्योंकि यह शारीरिक विकास से महत्वपूर्ण होती है। यह शारीरिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इसका कारण क्या है? तो जो बालक का विकास होता है अत्यंत तीव्र होता है, अत्यंत तीव्र होता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर इस चैनल पर आप लोग जितने भी क्वेश्चंस देख पा रहे हैं सभी आपके 10 से 12 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस है, इसलिए आप सभी लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यदि आप सभी लोग यहाँ से इतनी ही प्रिपरेशन कर लेते तो 100% आप सभी का यूपी टेट क्लियर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये बताना है। तो विकास का सिद्धांत क्या नहीं है? देखिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये आपका विकास का सिद्धांत है। इसके बाद में यहाँ पर आपका निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास क्या होता है? निरंतर होता है, ये भी आपका सही है। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी सही है। क्या नहीं होगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है यह नहीं है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। विकास के, जैसे कि आपको पता है, विकास के कई नियम होते हैं, जिसमें आपका विकास दिशा का भी नियम है, विकास का दिशा नियम, ये भी आपका विकास का नियम है, विकास का दिशा नियम। और यहाँ पर क्या होगा? विकास का क्रम नियम, विकास क्रम का नियम, विकास क्रम का नियम, ये भी आपका विकास का नियम है। और यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। विकास किस प्रकार से होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है यह किस प्रकार का सिद्धांत या किस प्रकार का नियम है? तो यह अधिगम का सिद्धांत है। यह किसका सिद्धांत है?
तो यह अधिगम का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? अधिगम का सिद्धांत है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह डैश कथन दिया है किसने? यह कथन किससे संबंधित है? तो हरलॉक से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, हरलॉक से संबंधित है। और गेसल ने क्या कहा है? गेसल ने कहा है जो विकास होता है यह प्रत्यक्ष ही नहीं बल्कि क्या होता है, देखा जांचा जा सकता है और इसकी एक सीमा निश्चित होती है। तो यहाँ पर किस पर जोर दिया है? विकास के बारे में प्रत्यक्ष पर, और यहाँ पर इसको देखा जा सकता है। विकास को क्या है? देखा जा सकता है, इसकी जांच की जा सकती है तो जांचा जा सकता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंग का विश्लेषण भी किया जा सकता है। अंग विश्लेषण किया जा सकता है, अंग का विश्लेषण किया जा सकता है। किससे संबंधित है? गेसल से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, अधिगम क्या है? यहाँ पर यह बताना है अधिगम क्या है। जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है अधिगम, जानवरों में श्रेष्ठ है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक स्वतंत्र क्रिया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अधिगम, अधिगम जो है यहाँ पर कहा गया स्वतंत्र क्रिया है, नहीं, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। मानव का अधिगम जो है ये योजना प्रयोजन पूर्ण है, ये भी यहाँ पर आपका गलत है। आंसर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है? पंचपद प्रणाली किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हर्बर्ट से। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। पंचपद में कौन कौन से 5 पद होंगे? पंचपद में कौन कौन से 5 पद होंगे? तो पहला है प्रस्तावना, पहला है प्रस्तावना, दूसरा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर है तुलना करना, तीसरा है तुलना, चौथा हो जाएगा व्यवस्था, चौथा है व्यवस्था, पांचवा है मूल्यांकन। पांचवा तत्व कौन सा है? मूल्यांकन है, पांचवा है मूल्यांकन। तो ये 5 सोपान होते हैं और यह किससे संबंधित है? हर्बर्ट से संबंधित है। पंचपद कहे या 5 सोपान कहे, एक ही बात है। पंचपद या 5 सोपान किससे संबंधित है? हर्बर्ट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, ये बताना है। तो यहाँ पर कैनन सही हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, कैनन। कैनन के अनुसार अंतःस्रावी ग्रंथ के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथ के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? थायराइड ग्रंथि वाले, पहला है थायराइड ग्रंथि वाले। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले। तीसरा है एड्रीनल ग्रंथि वाले, तीसरा है एड्रीनल ग्रंथि वाले, एड्रीनल ग्रंथि वाले। अंतःस्रावी ग्रंथि के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार आप लोगों ने देखे हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है थायराइड ग्रंथि वाले हैं, दूसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि वाले, तीसरा है एड्रीनल ग्रंथि वाले। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पर जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार हैं? इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर बताया है व्यक्तित्व के प्रकार। किस आधार पर? सामाजिक आधार पर, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो अंतर्मुखी है, इसमें पहला हो जाएगा अंतर्मुखी, पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा है यहाँ पर उभयमुखी, तीसरा है यहाँ पर उभयमुखी। और क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार है। क्रेसमर के अनुसार
व्यक्तित्व के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। कौन कौन से 3 प्रकार है? तो पहला है यहाँ पर लंबाकार या लंबकार, पहला है यहाँ पर लंबकार, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा सुडोलकार, सुडोलकार, दूसरा यहाँ पर है सुडोलकार, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा गोलकार, तीसरा यहाँ पर है गोलाकार या गोलकार, गोलाकार। तो ये 3 प्रकार है, यहाँ पर आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यदि हम यहाँ पर स्प्रेंजर की बात करें, यहाँ पर स्प्रेंसर होगा, जा नहीं सा हो गया यहाँ पर। तो इनके अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? इनके अनुसार व्यक्तित्व के 6 प्रकार हैं। स्प्रेंसर के अनुसार व्यक्तित्व के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं पता है, हम आप लोगों को स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ट्रिपल स्टार कर लीजिए, 100% आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन संबंधित है क्रो एंड क्रो से। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है सृजनात्मकता। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा का विकास होता है यह किस प्रकार से होता है? तो अनुकरण एवं प्रबलन के फल स्वरूप होता है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो स्किनर है इन्होंने कहा है कि जो भाषा की क्षमता है इसका विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है। किसके बारे में कहा है? भाषा विकास की क्षमता। भाषा विकास की क्षमता किससे संबंधित है? संबंधित है बीएफ स्किनर से। भाषा विकास की क्षमता बीएफ स्किनर से संबंधित है। इन्होंने किसके बारे में बात की है? बालक के अभ्यास के बारे में, नकल के बारे में और रटने के बारे में बात की है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया है। किसने? अभी आप लोगों ने देखा है मैकडूगल ने। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, मैकडूगल से संबंधित है। 14 मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित है? मैकडूगल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है किससे? किससे संबंधित है? तो डंबल से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, डंबल से संबंधित है। मन के अनुसार क्या कहा गया है कि अवधान क्या है? अवधान जो एक रुकावट है, अवधान को क्या कहते हैं? रुकावट कहते हैं। अवधान को क्या कहते हैं? रुकावट कहते हैं। अवधान को रुकावट कहते हैं। मन के अनुसार अवधान क्या है? इन्होंने अवधान के बारे में क्या कहा है? अवधान क्या है? एक अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया है। अवधान क्या है? अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। किसने कहा है? मन ने कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? सुजान शास्त्र से। सुजनन लिखा है यहाँ पर, कहीं कहीं पर आपका सुजान शास्त्र ही लिखा होता है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही नाम है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, गार्टन से संबंधित है। गार्टन से संबंधित है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? बालकों के लिए हिंदी में कहा गया है, तो हिंदी में यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और यह परीक्षण कब प्रतिपादित किया गया था? यह किया गया था 1964 में। कब किया गया था? 1964 में। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। जो यह परीक्षण है इसमें कितनी श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया था? इसमें 3 श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया था। 3 श्रेणी कौन कौन सी है? जिसमें एक बुद्धिमान बालक होगा, बुद्धिमान, दूसरा औसत, तीसरा यहाँ पर सुस्त श्रेणी के बालक होंगे। सुस्त श्रेणी, तो 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर बी आंसर आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, स्पीयरमैन ने किया है। बी आंसर यहाँ पर सही है। देखिए, जिसे आप सभी लोग जीएस फैक्टर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो जनरल फैक्टर कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जनरल फैक्टर कहा जाता है। जनरल फैक्टर किससे संबंधित है? स्पीयरमैन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, क्या कहा गया है कि जो व्यक्तियों का मानना है, इसमें जो नियम है, इसमें क्या होना चाहिए? आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर समाज से संबंधित है, तो यांत्रिक सापेक्षता नहीं है। सजा आज्ञाकारिता, ये कोहलबर्ग के प्रथम चरण से संबंधित है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। सामाजिक अनुबंधन, यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो क्या होगा यहाँ पर? अब लेव वाइगोत्स्की है तो कहीं पर भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक दिख जाए तो आप यहाँ पर टिक कर देना, आंसर आपका सही होगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि जो सीखना है, सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? कक्षागत निहितार्थ का मतलब है जो कक्षा के लिए, कक्षा के हित के लिए हो। तो क्या हो गया यहाँ पर? बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीजों को खोज पाएंगे, खुद से चीजों को खोज पाएंगे। गलत हो जाएगा कि आप बच्चों को नहीं बताएंगे, तो यहाँ पर ये गलत है। बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए, ये भी यहाँ पर गलत है। लेव वाइगोत्स्की ने इनाम पर बल नहीं दिया है, फोकस नहीं किया है, बढ़ावा नहीं दिया है। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए, ये भी गलत है। इनाम व सजा से कहीं पर भी संबंधित नहीं है। बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए, आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उससे करने में बेहतर ना हो जाए, रोमा का धीरे धीरे अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आंसर क्या होगा? मदद करना मतलब यहाँ पर क्या है? पाठ या इशारा देना। ठीक है, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, इशारे देना। बहुबुद्धि किससे संबंधित है? हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है। हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है और ये 8 प्रकार की बुद्धि के निर्माता हैं। पाठ जेडपीडी आप कह सकते हैं। संज्ञानात्मक दृढ़ किससे संबंधित है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, क्या कहा गया है कि तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। मतलब यहाँ पर जो तर्क है वो बालक आसानी से कर पा रहा है, तो किसमें आएगा? गणितीय सोच उसकी विकसित हो गई है, समझ उसकी विकसित हो गई है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और यही अंतिम चरण होती है जीन पियाजे के, जिसमें बालक जो होता है गणितीय समस्याओं का हल आसानी से कर लेता है या हल करने में समझ विकसित हो जाती है। तो गणितीय समस्या के रूप में या संरचना को समझने में सक्षम हो जाता है। आंसर पहला सही है। इनमें में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? ऐसा कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया मुख्य नियम नहीं है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि थॉर्नडाइक के द्वारा 3 प्रमुख नियम दिए गए हैं, जिनको आप लोग मुख्य नियम के नाम से जानते हैं। 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? तो पहला है अभ्यास का नियम, पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? अभिवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति की जगह पर यदि मनोवृत्ति लिखा हो, मनोवृत्ति, तो ये आप सभी का थॉर्नडाइक के गॉड नियम से संबंधित है। कौन से नियम से संबंधित है? गॉड नियम से संबंधित है।
थॉर्नडाइक के द्वारा 5 गॉड नियम दिए गए हैं। कौन कौन से 5 गॉड नियम है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 गॉड नियम कौन कौन से है। पहला तो आप लोगों ने देखा है मनोवृत्ति का नियम है। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तीसरा नियम हो जाएगा आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम। पांचवा यहाँ पर हो जाएगा सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये 5 गॉड नियम है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कोहलर तथा कोफ्ता के अनुसार सीखना होता है क्या? कोहलर और कोफ्ता किससे संबंधित है? तो सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया है? कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। चिंपैंजी नामक एक सुल्तान था, या सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था। सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था। सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और जो ये चिंपैंजी है एक पिंजड़े में बंद था, ठीक है। अभी पिंजड़े में उसके लिए खाने की वस्तु रखी थी। खाने की वस्तु में क्या था? तो केला था। और चिंपैंजी यहाँ पर था। केला खाने के लिए वो क्या करेगा? पिंजड़े से केला निकालेगा। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा था? स्टिक में स्टिक लगा रहा था, छड़ी में छड़ी लगा रहा था। तो ये केला किससे उठा रहा था? आपसे पूछा जा सकता है, छड़ी से उठा रहा था। एक दूसरे में फंसाया जा रहा था। छड़ी को क्या किया है? एक दूसरे में फंसाकर केला उठाया है, तो फंसाया है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर, सी सही है। नेक्स्ट है सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? यहाँ पर क्या होगा? ये देखिए आपका 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा बी। देखिए सामाजिक निर्माणवाद, यदि आपसे सामाजिक सांस्कृतिक संरचना भी पूछा जाता तब भी क्या होता? वाइगॉत्स्की हो जाता। और ये किससे संबंधित है? जेडपीडी के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर कुछ बेसिक के पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर है बच्चे को पाण देना, सहारा देना, सहारा देना, या सहायता करना, या सहायता करना, या मदद करना। इस प्रकार के जो भी पॉइंट्स आते हैं ये किससे संबंधित हो जाएगा? लेवाइगॉत्स्की से। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। और आपका यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया किससे संबंधित हो जाएगा? ये भी आप सभी का लेवाइगॉत्स्की से संबंधित है। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया किससे संबंधित है? तो लेवाइगॉत्स्की से संबंधित है। इसके द्वारा ज्ञान का अर्जन होता है। ज्ञान का अर्जन किसके द्वारा बताया है? तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? विकास की विशेषता क्या नहीं है? तो देखिए विकास किस प्रकार होता है? विकास का संचयी होना, विकास दिशात्मक होता है, विकास क्या होता है? विशिष्ट होता है। यहाँ पर कह दिया है अनियंत्रित होता है। विकास अनियंत्रित होता है और स्वतंत्र, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो सही नहीं है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के लेखक है। आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर गाल्टन है। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा, गाल्टन है। ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे? तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। फ्रांसिस या फ्रांसीसी? फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक थे। फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो न्यूनतम स्तर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? जो न्यूनतम स्तर है वो आपका ज्ञान है। और यदि आपसे उच्च स्तर पूछा जाता तो यहाँ पर आपका मूल्यांकन हो जाता। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? ज्ञान है। आपका नॉलेज जो है ये न्यूनतम स्तर है। और ब्लूम ने सीखने के उद्देश्य के 3 क्षेत्र बताए हैं। ब्लूम ने सीखने के 3 उद्देश्य बताए हैं। सीखने के 3 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से 3 उद्देश्य हैं? पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर क्रियात्मक हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्या है? तो क्रियात्मक है। तीसरा यहाँ पर क्रियात्मक है। तो ये 3 क्षेत्र हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है।
जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित हो जाएगा मानसिक कौशल से। किससे संबंधित है? मानसिक कौशल से संबंधित है। भावात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भावनाओं से। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भावनाओं से। जो क्रियात्मक क्षेत्र है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगा आपका शारीरिक कौशल से। ये किससे संबंधित है? शारीरिक कौशल से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है क्या? तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। पहला, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पता है, आप सबसे पहले क्या करते हैं? तो पाठ योजना बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? पाठ योजना बनाते हैं, जिसे आप सभी लोग लेसन प्लान कहते हैं। जब लेसन प्लान आप लोगों ने बना लिया है तो इसके बाद में क्या करेंगे? शिक्षण करेंगे, यानी कि टीचिंग करेंगे। टीचिंग करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे? तो प्रतिपुष्टि करेंगे, यानी कि फीडबैक, प्रतिपुष्टि। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिपुष्टि हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर आपने देखा पाठ योजना है, सेकंड नंबर पर शिक्षण है, और तीसरे नंबर पर, यहाँ पे थर्ड नंबर पर आपका प्रतिपुष्टि है। इसके बाद में आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर पर क्या हो जाएगा? फिर से आप योजना बनाएंगे। तो फोर्थ नंबर पर क्या है? पुनः योजना बनाना, पुनः योजना बनाना। इसके बाद में यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब पुनः योजना बनाएंगे तब क्या करेंगे? पुनः शिक्षण भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुनः शिक्षण। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनः शिक्षण हो जाएगा। और इसके बाद में जब पुनः शिक्षण करेंगे तो पुनः प्रतिपुष्टि भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि हो जाएगा, पुनः प्रतिपुष्टि। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? जो अंतिम सोपान है क्या है? पुनः प्रतिपुष्टि है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है क्या? यहाँ पर क्या आवश्यक है ये बताना है। तो अपसारी चिंतन में क्या होता है? विचार प्रवाह होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी, विचार प्रवाह है। अपसारी चिंतन को क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को पता चल ही रहा है कि सामान्य सोच से अलग सोच, सामान्य सोच से अलग सोच, अलग सोच। नेक्स्ट है, मानसिक उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? मानसिक उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए इसको कहते क्या है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी, ऑसबॉर्न। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इस विधि में क्या होता है? तो इस विधि में बालक पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इसमें क्या होता है? तो बालक पूर्णतः स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? तो CD मॉर्गन है और HA मुरे है। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी, ये दोनों संबंधित है। और क्या आपको पता है कि जब व्यक्ति का कोई परीक्षण किया जाता है तो इस परीक्षण में कुल कितने कार्ड लगते हैं या कितने कार्ड होते हैं? तो 31 कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 जो कार्ड होते हैं इस पर चित्र बने होते हैं। 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं, 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं, जिनमें 10 कार्ड पर महिलाओं के चित्र होते हैं। 10 कार्ड पर महिलाओं के चित्र होते हैं, महिलाओं के चित्र होते हैं। इसके बाद में जो उसके चित्र बने होते हैं, इसमें क्या होते हैं? पुरुष चित्र होते हैं। अंतिम 10 चित्र जो होते हैं ये सादे होते हैं, ब्लैंक होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्ड की संख्या कितनी होती है। इसमें 31 कार्ड होते हैं और एक कार्ड को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर 30 कार्ड कुछ इस प्रकार से आपस में बांटे जाते हैं, जिसमें 10 कार्ड पर महिलाओं के चित्र हैं, 10 कार्ड पर पुरुष के चित्र हैं और 10 कार्ड सादे होते हैं। और आपसे पूछा जाए कि इनमें 30 में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? जो अंतिम 10 कार्ड बचे होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है क्या? तो क्या कहलाती है? आयोजना।
जैसे कि अभी आपने देखा है कि सूक्ष्म शिक्षण में पहले आप क्या करते हैं, योजना ही बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोजन। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले आप क्या करते हैं, तो प्रिपरेशन करते हैं। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है, आयोजन। नेक्स्ट है, उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? ये किसने किया था? तो ये किया है थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक में आप लोगों को पता है 3 मुख्य नियम है या प्रमुख नियम कह सकते हैं, और 5 गॉड नियम है। 5 नियम कौन से हैं? 5 गॉड नियम है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, या कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। तो आंसर क्या सही होगा यहाँ पर? देखिए, जो सीखना है ये आपका व्यक्तिगत कारक प्रभावित करता है, और वातावरण यदि सही नहीं होगा तो ये भी आपको प्रभावित करेगा। सामाजिक कारक तो उपर्युक्त सभी। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और इसमें क्या हो जाएगा, तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा। इसमें और क्या हो जाएगा, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा। साथ में यहाँ पर क्या होगा, तो सफलता भी होगी। यदि बार बार कोई असफल होता है तो ये अधिगम को प्रभावित करेगा। तो सफलता या परिणाम भी हो सकता है। सफलता या परिणाम है, ये किसको प्रभावित करेंगे, तो अधिगम को, यानी कि सीखने को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर पियाजे होगा नहीं, और लेवाइगोत्स्की भी यहाँ पर नहीं होगा। लेवाइगोत्स्की यहाँ पर नहीं होगा, तो ये भी गलत है। किससे संबंधित है? गार्डनर से संबंधित है। बहुबुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? गार्डनर से संबंधित है। और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो गार्डनर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग इन्हें जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन ने दिया था क्या? तो स्पीयरमैन ने यहाँ पर कौन सा तत्व दिया है या कौन सा सिद्धांत दिया है, ये बताना है। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? ये स्पीयरमैन से संबंधित है। द्वितत्व में क्या होता है? पहला तो आप सभी का जी फैक्टर हो जाता है। पहला यहाँ पर क्या है? जी फैक्टर है। दूसरा यहाँ पर आप सभी का एस फैक्टर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या होगा? तो एस फैक्टर होगा। देखिए, जी का मतलब क्या होता है? जनरल, यानी कि सामान्य, सामान्य तत्व हो जाएगा। और एस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक, यानी कि विशेष। तो यहाँ पर आपने देखा है, आंसर आपका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किससे? तो प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? किलपैट्रिक से संबंधित है। और इसकी मूल अवधारणा यदि पूछा जाए, मूल अवधारणा किससे संबंधित है? मूल अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगी जॉन डीवी से। ये किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये हो जाएगी जॉन डीवी से संबंधित है। जॉन डीवी से संबंधित है। जो किलपैट्रिक है ये किसके शिष्य थे? तो ये जॉन डीवी के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? तो ये जॉन डीवी के शिष्य थे। नेक्स्ट है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है क्या? पूर्व अधिगम से क्या संबंधित है? तो प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, प्रस्तावना प्रश्न। और आपसे यदि ये पूछा जाए कि इसमें जो छात्र होता है वो अध्यापक से कितने प्रश्न पूछ सकता है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 से 6 होती है। प्रश्न संख्या यहाँ पर कितनी होती है? 5 से 6 संख्या होती है। नेक्स्ट है, गलत वाक्य को चुने। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है जो छात्र है सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। बिल्कुल सही है। यदि वातावरण अच्छा होगा तभी विद्यार्थी अच्छे से सीखेंगे, तो ये तो यहाँ पर पॉजिटिव है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, बिल्कुल सही है। करके सीखने पर जोर दिया गया है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, ये भी सही है। बालक खेल खेल में बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है। यहाँ पर कहा गया है नियंत्रित वातावरण। आपसे कह दिया जाए कि आपको यहीं पर बैठकर इसी प्रकार से सीखना है या इसी प्रकार से करना है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? शिक्षा के अधिकार पर बल किसमें दिया गया है? तो ये
कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। और इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद आपसे पूछा जाए, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कौन सा है? तो 21A है। आर्टिकल कौन सा है? 21A है। ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है क्या? शिक्षण के कार्य में यहाँ पर क्या सम्मिलित होगा? तो देखिए, मूल्यांकन किया जाएगा। कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है तो उसका उपचार किया जाएगा, निदान किया जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? यहाँ पर भिन्नता की बात की गई है, विकास के भिन्नता की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि जो विकास होता है एक आयामी होता है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास क्या होता है? चौमुखी होता है। विकास यहाँ पर कहा गया है एक दिशा है, ये भी यहाँ पर गलत है। असतत, ऐसा भी नहीं होता है कि विकास असतत है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। विकास की जो दिशा होती है ये अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बालक का सबसे पहले सिर बनता है, तो सिर से पैर की ओर जो विकास होता है किस प्रकार होता है? सिर से पैर की ओर होता है। और इसको आप लोग क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं, या आप लोग इसको सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। सबसे पहले बालक का मस्तिष्क बनता है, यानी कि सिर बनता है। इसके बाद में बालक का धड़ बनता है और इसके बाद में बालक के पैर बनते हैं। तो ये क्रम चलता है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा कि बचपन की जो अवधि होती है यह 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बिल्कुल प्रभावित होती है, यहाँ पर कहा गया है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चों का विकास होता है केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, ये भी यहाँ पर गलत है, जबकि वातावरण पर भी आधारित होता है। तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है क्या? यहाँ पर ये कहा गया है कि आनुवांशिक विन्यास के जो पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? तो ये परिपक्वता कहलाती है। और परिपक्वता जैसे कि आपको पता होगा यह किससे संबंधित है? तो शारीरिक विकास से संबंधित है। शरीर विकास कहें या शारीरिक विकास कहें, शारीरिक विकास से संबंधित होता है। इसमें केवल शारीरिक विकास ही नहीं अपितु क्या होता है? मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास भी सम्मिलित होता है। और इसमें बालक की आयु और बुद्धि के साथ साथ अंग का भी विकास होता है। आयु व बुद्धि के साथ शारीरिक अंग का भी विकास होता है। अंग का भी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैश सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीय कारक क्या होगा? आपको पता होगा जो आपका प्राथमिक कारक होता है यह आपका परिवार होता है और जो आपका द्वितीय कारक होता है ये आपका विद्यालय होता है। तो पहला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यालय है आप सभी का, मीडिया भी हो जाएगा। मीडिया क्या है? द्वितीय कारक होता है। यहाँ पर प्राथमिक कारक कहा है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर विद्यालय को प्राथमिक कारक कहा तो ये भी गलत हो जाएगा। मीडिया प्राथमिक कारक नहीं है। तो परिवार और पास पड़ोस ये आप सभी का क्या होता है? प्राथमिक कारक होता है। तो आंसर आपने यहाँ पर देखा है पहला सही है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो नैतिक निर्णय लेने का आधार यहाँ पर बताना है क्या है। 7-8 साल का बच्चा है तो वो क्या करेगा, आप जो उससे बोलेंगे वही वो करेगा, यानी कि आपकी आज्ञा मानेगा। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना नहीं होगा, ठीक है, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना ये भी नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर, दंड और आज्ञा पालन होगा। दंड और आज्ञा पालन, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और यह कौन सी अवस्था है, तो यह नैतिक वर्ग की प्रथम अवस्था है, यह पहली अवस्था है, यह पहली अवस्था है। और पहली अवस्था यह कौन सी अवस्था है, तो पूर्व परंपरागत अवस्था है, पूर्व परंपरागत अवस्था है। किससे संबंधित है, तो लॉरेंस कोहल वर्ग से संबंधित है। इसमें बालक क्या करता है, तो दंड से बचने के लिए ऐसा कार्य करता है कि उसको दंडित ना किया जाए, बड़ों की आज्ञा मानता है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? क्रमबद्धता यहाँ पर बताना है क्या सही होगा, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। यहाँ पर कहा गया है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया गया है कि क्रमबद्धता में क्या होता है, क्रम से यानी कि सीक्वेंस से काम कार्य को करना। यहाँ पर कहा गया है कि दूसरों का परिपेक्ष लेने की क्षमता नहीं। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो क्रम की बात इसमें कहाँ पर आप लोगों को दिख रही है, पहला आंसर सही होगा। जो वस्तु है इसको किसी एक आयाम यानी कि लंबाई पर आधारित क्रम देना, यहाँ पर क्रम देने की बात की गई है, इसलिए आपका पहला आंसर सही होगा। यहाँ पर कहा गया है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, ये बताना है। चिकनी मिट्टी के गोले को यदि वो दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करेगी तो चिकनी मिट्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। तो वो केंद्रीयता से संबंधित है, किस सोच से संबंधित है, केंद्रीयता की सोच से संबंधित है। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। ये लोग तो आप इजिली बता पाएंगे कि जो ले वाइगोत्स्की है सामाजिक संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवादी यहाँ पर नहीं है, मनोविश्लेषण नहीं है, सार्वभौमिकता भी यहाँ पर नहीं होगा। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद, अपने आप से बातचीत करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो अपने आप से बात करना मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये निजी संवाद होगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, निजी संवाद है। यहाँ पर ऐसा भी कहीं पर नहीं लिखा है कि जो बालक है वो उच्च स्वर में बोल रहा है या तेज आवाज में बोल रहा है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं कहा गया। पाठ हम कब कहते हैं, जब किसी बच्चे को सहारा दिया जाता है, कोई बच्चे की मदद की जाती है। यहाँ पर स्व केंद्रीयवाद भी गलत हो जाएगा, तो पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है, ये बताना है। तो विशेषता यहाँ पर आपकी क्या सही हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि दंड का प्रयोग करना, तो कभी भी बच्चे को दंड नहीं देना है। और यहाँ पर अलगाव कहा गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सहयोगिता पूर्ण अधिगम है। यहाँ पर ये कहा गया है कि अभ्यास पर जोर देना, ये भी गलत हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस रूप को दर्शाती है? यहाँ पर क्या कहा गया है, दूसरे बच्चे की बात की गई है। जब हम दूसरे की इच्छाओं को देख लेते हैं या इच्छाओं को समझने लगते हैं या वो क्या सोच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि हो जाएगी। दूसरों के बारे में सोचना या समझना, ये किस बुद्धि से संबंधित है, अंतरा से। और अंतः में स्वयं से हो जाएगा, अपने या अपनी बुद्धि से संबंधित है, अपनी बुद्धि से संबंधित है। अंतः में क्या होगा, अपनी बुद्धि।
और यह किससे संबंधित है? तो यह हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है, हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है। और ये इन्होंने कितनी बुद्धि के प्रकार बताए हैं? तो 9 बुद्धि के प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है जेंडर भूमिकाएं हैं क्या? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात है, जैविक संरचना है या आनुवांशिक निर्धारित है। जेंडर भूमिकाएं यहाँ पर बात की गई है तो यह अधिग्रहित व्यवहार है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर बताना है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पर तुलना करने की बात कर दी गई, ये गलत हो जाएगा, कभी भी दो बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी है। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चे का वर्गीकरण नहीं करना है, अलग समूह में नहीं बिठाना है, इस प्रकार के शब्द आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है वो यह है कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इनके अनुसार रूपांतरित करना। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो जैसा कि यहाँ पर समावेशी शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सभी बच्चे क्या है, समान है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग है तो उसको केवल सरकारी स्कूल में ही आरक्षण मिले, प्राइवेट स्कूल में ना मिले, या जब भी सरकारी नौकरी की बात की जाए तो इसमें इसको छूट ना मिले, आरक्षण ना मिले, या दिव्यांग बच्चे जो हैं सिर्फ ऐसे स्कूल में ही या ऐसे विद्यालय में जाए जहां पर सिर्फ दिव्यांग बच्चे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, सरकारी स्कूल में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये भी यहाँ पर गलत है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ पर योग्यताओं से परे मतलब सभी बच्चे को एक साथ रखना है, किसी बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार पृथक नहीं करना है, समूह में नहीं बिठाना है, या उनका अलग से वर्गीकरण नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, लिखने से संबंधित है। देखिए अब लिखने से संबंधित तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखने से संबंधित है तो क्या हो जाएगा, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? लिखने से संबंधित कहा गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलेख हो जाएगा, यानी कि डिसलेक्सिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। देखिए अपसारी चिंतन में होता क्या है कि यदि किसी बच्चे के सामने कोई बड़ी समस्या रख दी जाती है तो उस समस्या को क्या कर लेता है, आसानी से उसका समाधान कर लेता है। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। अपसारी चिंतन में क्या होता है, बालक कल्पना करके किसी भी समस्या का हल कर लेता है या किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो कल्पना करके उससे उसको क्या करता है, जोड़कर। जैसे एक शिक्षक ने पूछा कि यदि तुम्हारे पंख होते तो क्या करते? तो पंख होते तो वो क्या करता, सोचता कि जैसे पक्षियों के पंख होते हैं तो वो आसमान में उड़ते हैं, तो वो भी सोचता कि अगर पंख होते तो क्या करते। तो वो क्या करता, इससे रिलेट कर लेता, अपने आप को कल्पना करके उस प्रश्न का उत्तर बता देता। तो कल्पना करना और उसका उत्तर देना अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, ये बताना है। आंसर क्या सही होगा, सक्रिय अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, खोज के द्वारा, बिल्कुल सही है, ये तो यहाँ पर सही हो जाएगा। खेल के द्वारा, ये भी सही है। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, ये भी सही हो जाएगा। सहपाठियों और वयस्कों संघ सहभागिता द्वारा, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों पॉइंट आपके सही हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 बार अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति डैश कहलाती है क्या? क्या कहलाती? देखिए क्या कहा है यहाँ पर ये कहा गया है कि फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। 10 अंकों का फोन नंबर होता है, अंकों की संख्या कितनी होती है इसमें? 10 होती है। और इन 10 अंकों को क्या किया है? तो 3 से 4 एक को दे दिया है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4 ही अंक दिए गए हैं, अब यहाँ पे 6 बचे, तो मान लीजिए किसी को यहाँ पे 2-2 करके दे दिया, तो 2-2 4 हो गया, तो यहाँ पर भी कितना हो गया? 4 हो गया, 4-4 8, और किसी को दे दिया 2 अंक याद करने के लिए, तो ये 10 हो गए। इस प्रकार से समूह में बांटा है, खंडित किया है, तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, खंडीकरण किया है। नेक्स्ट है, अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? सबसे अधिक बल किस पर देना चाहिए? देखिए रटने पर तो देना नहीं है, निष्क्रिय अनुकरण होता नहीं है, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, तो सही क्या है? पहला आंसर। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना, पहला आंसर यहाँ पर सही है, जो आप जिस पर सबसे ज्यादा बल देंगे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं, ये बताना है। देखिए बच्चों में डर की भावना पैदा नहीं करनी है, यहाँ पर कहा है डर की भावना पैदा करके गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। अटल तरीका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपने कोई सूत्र बताया, कोई फॉर्मूला बताया है और आप उस पे अटल हो गए कि आपको बस इसी विधि से या इसी फॉर्मूले से बताना है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी आपका गलत है, तो आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सही है सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।